मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल RS साइंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मैं आपके लिए आज सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लाया हूं और ये मॉडल पेपर आपके जो RBSC के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इसमें आपके सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQ वाले, अभ्यास वाले। ये प्रश्न 10 होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपने मॉडल पेपर को हम हल करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत का अंतिम वाइसराय था, यानी कि हमारे भारत में अंग्रेजों का जो शासन था उस समय हमारा देश के अंदर जो अंग्रेजी शासन का अंतिम वाइसराय कौन था। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, ब में लिखा हुआ लॉर्ड कर्जन, से में लिखा हुआ लॉर्ड इरविन और द में लिखा हुआ प्रिंस चार्ल्स। तो आपको पता है कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत कौन थी। तो सबसे पहले हमारे भारत में जो पश्चिम से आए वो कौन थे, पुर्तगाली थे। बे वाला ऑप्शन सही है, पुर्तगाली सबसे पहले पश्चिमी ताकत थी जो हमारे देश में आई थी। तीसरा प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपने पढ़ लिया होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें बे में लिखा हुआ टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो बे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत प्रिंट हो गए, ये ऑप्शन नहीं है। तो हमारी राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में मैं आपको बता दूं कि 245 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 245 राज्यसभा में सदस्य होते हैं। आप याद रखेंगे, ये आपके प्रश्न अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है और वस्तुनिष्ठ में तो है ही है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट हो गए हैं इसलिए। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व जयपुर का सर्वाधिक है। कहाँ का है, जनसंख्या घनत्व जयपुर का सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व जयपुर का सर्वाधिक है, ठीक है ना। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमारे राजस्थान वाले पार्ट से संबंधित है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो 6 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। यानी कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर का जो डबोक है वहाँ पर द में लिखा हुआ है। उदयपुर के जो डबोक में हवाई अड्डा है उसका नाम है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था। यानी कि किस सन में सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार ने पारित किया है। तो 2005 में किया है, बी में लिखा हुआ है। हमारा NCF भी 2005 में आया था, ठीक है ना। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। उसके बाद 8वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है वो हमारे ऑप्शन दे में लिखा हुआ अनुच्छेद 17 के अंदर, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 याद रखेंगे। इसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसका अर्थ होता है कि कोई किसी वस्तु को छू लेता है या ऐसा कर लेता है तो लोग उसके ऊपर अंगुली उठाते हैं कि तूने ये गंदा कर दिया, ऐसा कर दिया। इस प्रकार की जो छुआछूत वाली प्रॉब्लम है उसका अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे देश में, सबसे पहले इनका जो विद्रोह क्रांति की जो आग है वो कहाँ से उत्पन्न हुई थी हमारे तो देश में। तो वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मेरठ। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है।
तो कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी भारतीय संसद की होती है। किसकी होती है? संसद जो होती है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। उसके बाद जो अगले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न, और इनकी संख्या भी 5 होगी, और प्रत्येक जो प्रश्न है 1-1 अंक का होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखिए 11 नंबर वाला जो प्रश्न है ये रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है, और इसमें पहला प्रश्न आपको जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान जो स्थापना दिवस है इसमें लिखा हुआ राजस्थान स्थापना दिवस रिक्त स्थान मनाया जाता है। तो इसमें तारीख लिखनी है, कौन सी तारीख को? प्रतिवर्ष हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, तो 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च याद रखेंगे, राजस्थान स्थापना दिवस है। ठीक है। उसके बाद जो अगला रिक्त स्थान है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। दूसरा रिक्त स्थान है ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक पोस्ट जो होती है ग्राम पंचायत के मुखिया की, वो आप सभी जानते हैं हमारा सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच। ये जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ग्राम पंचायत का क्या होता है? मुखिया होता है। अगर प्रशासनिक दृष्टि से आपको पूछे तो ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है, आजकल इस पोस्ट का नाम वीडियो रख दिया है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। और राजनीतिक या जनप्रतिनिधि रूप से जो सरपंच होता है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, तो हमारा यहाँ पर उत्तर तो सरपंच होगा। ठीक है ना, सरपंच। उसके बाद अगला रिक्त स्थान है धर्म को। तीसरा रिक्त स्थान है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को रिक्त स्थान कहा जाता है। यानी कि जो राज्य का या हमारे देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, हमारा देश सभी धर्मों को मानता है। इस प्रकार की जो अवधारणा है वो धर्म निरपेक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे हम? धर्म निरपेक्षता। क्या कहलाती है? धर्म निरपेक्षता कहलाती है। यानी कि राज्य का या हमारे देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का आदर करता है, सम्मान करता है, और सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट भी देता है। उसके बाद अगला रिक्त स्थान जो है चौथा है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात रिक्त स्थान जिले का है। सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे राजस्थान में किस जिले का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है डूंगरपुर जिले का है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। उसके बाद जो 5वां रिक्त स्थान है वो है इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है ये, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई देगा। भारत के 4 महानगरों, कौन कौन से महानगर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये भारत के 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इन चारों महानगरों को जो जोड़ने वाला राजमार्ग है उस राजमार्ग का एक नाम रखा गया है, और वो ये नाम ये है स्वर्णिम। क्या नाम है? स्वर्णिम। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है। इन चारों महानगरों को जोड़ने का जो एक राजमार्ग है उस राजमार्ग का नाम रखा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है। इस प्रकार से आपके ये 5 रिक्त स्थान जो है हो गए हैं 11वें प्रश्न में। उसके बाद आपके एक प्रश्न आएगा हाँ या ना में उत्तर दीजिए, या सत्य असत्य आपको स्टेटमेंट जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई देगा। सबसे पहला लिखा हुआ है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। तो आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है सत्य है या असत्य है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो बताइए, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे? हाँ थे। क्या थे? हाँ बिल्कुल थे। संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे भूपाल सिंह थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, तो हाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है
कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें सबसे ऊपर कटारगढ़ है, उस कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सत्य, तो हम हाँ भर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ है, हुरडा सम्मेलन 27 जुलाई 1834 को हुआ था। हुरडा के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया राजा महाराजाओं का, ठीक है ना। तो वो 17 जुलाई 1834 को हुआ था क्या? हुआ था क्या? नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? तो यहाँ पर आ जाएगा ना, इसमें क्या आ जाएगा? ना। ये सम्मेलन कब हुआ था इसकी मैं आपको सही तिथि बता रहा हूँ, याद रखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा। ये प्रश्न जो है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्नों में या अभ्यास में भी घुमा करके पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी सही तिथि है 17 जुलाई। जुलाई तो सही लिखा हुआ, 17 जुलाई 1734 है। देखो 17 जुलाई 1734 से आप याद रख सकते हैं, ये हुरडा में राजाओं का जो सम्मेलन हुआ था। हालांकि इसका जो परिणाम है वो अपेक्षित जो था वो नहीं रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न चौथा, आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म होता है, ठीक है ना। तो आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म नहीं होता है, यहाँ हम ना भर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा है, 1857 से गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा है। तो इसका उत्तर हमें क्या भरना है? 1857 से पूछा गया है, या इसलिए इसका उत्तर हमें ना भरना। हाँ, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा था कब? 1858 के बाद। तो अगर 1858 आपसे पूछा जाए तो हाँ भरना, 1857 है इसलिए यहाँ पर ना भरना है, हमें हमारी बुक के अनुसार चलना है। ये तो आपके सत्य असत्य या हाँ ना में जवाब वाले प्रश्न हुए हैं। उसके बाद आपके जो है वो आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न चलेंगे, ठीक है ना। तो लघुतरात्मक प्रश्न है 13वां जो प्रश्न है, आप एक बार प्रश्न देख लीजिए। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। छोटे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में या बड़े कस्बे में लोग जो अपने आय के लिए, ठीक है ना, अपनी पारिवारिक जो आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो चलाए जाते हैं उनमें से आपको नाम लिखने हैं। तो 4 कुटीर उद्योग तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 4 कुटीर उद्योग मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, तो आप देखिए। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। तो देखिए हथकरघा, ठीक है ना, कपड़े बुनने का जो उद्योग होता है हथकरघा है। अगरबत्ती उद्योग ये भी कुटीर उद्योग में आता है। चर्म उद्योग चमड़े से संबंधित जो कार्य जूते बनाने का जो उद्योग होता है वो। और चौथा है मिट्टी के बर्तन के निर्माण का उद्योग, ठीक है ना। तो मिट्टी के बर्तन बनाना, अगरबत्ती बनाना, चर्म उद्योग, हथकरघा, ये चारों के चारों जो है ये हमारे राजस्थान के कुटीर उद्योग में आते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, सारे प्रश्नों की यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। जिनके उत्तर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप उनके उत्तर रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है, और प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई उनके प्रमुख विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे? आपको ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं इनके उत्तर आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद देखिए 16वां, घुमंतु किसानों को की 2 विशेषता बताइए जो, ठीक है ना, एक स्थान पर नहीं टिकते हैं वो घुमंतु किसान, उनकी 2 विशेषता हमें बतानी है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके नीचे हैं। तो हम नीचे वाली स्लाइड या स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए 13वां प्रश्न हो गया और 14वां प्रश्न है, राजस्थान सन 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र के नाम लिखिए। तो हमारे देश के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी उनके मुख्य केंद्रों की पहले बात करेंगे और उसके बाद अन्य केंद्र कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो मुख्य केंद्र में आपसे पूछा जाए तो मेरठ, और सबसे पहले 1857 की क्रांति की जो आग लगी थी ना वो मेरठ से ही लगी थी। मेरठ है, दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, फैज़ाबाद है, बरेली है, झांसी है। ये 7 तो मुख्य केंद्र 1857 की क्रांति के हो गए हैं। उसके बाद अन्य केंद्र कौन कौन से? नशीराबाद है, नीमच है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, बहराइच है, आजमगढ़ है, मुरादाबाद है, नवाबगंज है, जौनपुर है। ये अन्य केंद्र है जो 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्रों में माने जाते हैं। उसके बाद जो 15वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला
जो बाघ हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, इसकी तिथि और कहाँ हुआ था, ये हमें जानना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ज़रूरी है ही, हमें परीक्षा देनी और अच्छे अंक लाने हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और स्थान कौन सा था? स्थान था अमृतसर, पंजाब। कौन था? अमृतसर, पंजाब, ये स्थान का नाम है, स्थान का नाम, ठीक है ना। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उसके बाद 16वां प्रश्न है, घुमंतु किसानों की दो विशेषता बताइए। घुमंतु किसान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है ना, चलते रहते हैं और खेती करते रहते हैं, ऐसे किसानों को हम घुमंतु किसान के नाम से जानते हैं। तो इनकी दो विशेषता हमें बतानी है। तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टी में निवास करते थे। यानी कि ये कहाँ निवास करते थे? घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, ठीक है ना, और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टी में निवास करते थे, क्योंकि ये पर्वतों और जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाते हैं, उनकी राख बनाते हैं और 2 या 3 वर्ष तक वहाँ खेती करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? उस स्थान को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। इस प्रकार की जो खेती होती है जूमिंग या स्थानांतरित खेती के नाम से जानी जाती है, या कृषि कह सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी विशेषता इनकी है, इन समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर निर्भर करती या आधारित थी। यानी कि ये जो समुदाय है वो जंगलों के अंदर बेरोक टोक आते जाते हैं, फसल उगाते हैं, ये इनकी विशेषता है। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं का नाम लिखिए। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनमें से हमें केवल 2 जो योजनाएं हैं उनका विवरण हमें देना है। तो मैंने एक सारणी बना करके आप के लिए इन योजनाओं को मैंने क्रमबद्ध किया है। तो आप इस टेबल सारणी को देखिए, एक तरफ मैंने लिखा हुआ क्रम संख्या, एक तरफ लिखा योजना का नाम, एक तरफ लिखा मैंने मुख्य उद्देश्य। तो सबसे पहली योजना का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इस योजना के बारे में अवश्य सुना है, पढ़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ, यानी कि हमारी जो बेटियों की जो घटती हुई संख्या, लिंगानुपात जो घट रहा है, तो हमें हमारी बेटी को बचाना है, ठीक है, और लिंगानुपात को हमें बढ़ाना है। बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, हमारे समाज की जो मुख्य आधार रीढ़ की हड्डी हमारी बेटियां होती है, हमारी घर की जो सुंदरता शोभा हमारी बेटियां होती हैं, तो हमें बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो गया बालिका शिक्षा और लड़कियों को बचाना, बालिका को शिक्षित करना और लड़कियों को बचाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद दूसरी योजना का नाम है स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना या स्वावलंबी योजना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो, महिलाओं को खुद आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को खुद आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। यानी जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके जीवन स्तर को क्या करना है? सुधारना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ये स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है। तीसरी योजना मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा और जोड़ दी है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, ये स्टेट लेवल पर है। इसका उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना है, लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह किस बात पर जोर देता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और ये किस बात के ऊपर जोर देता है? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारत के महान व्यक्ति हुए हैं, महान संत हुए हैं, ठीक है ना, एक आध्यात्मिक आदर्श गुरु हमारे, जिनको हम कह सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब ये रामकृष्ण जो मिशन है इसका नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था, इसलिए इन्होंने गुरुजी के सम्मान पर रामकृष्ण मिशन उनका नाम रखा। अब ये किस बात के ऊपर जोर देता है? ये रामकृष्ण मिशन किस बात के ऊपर जोर देता है? इसका क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य है समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देना।
ठीक है ना, समाज सेवा करना और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देना रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद 19वां जो प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके क्या कारण थे? राजस्थान के संदर्भ में हमें उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से आप समझें कि 1857 की क्रांति के जो है कारण थे वो निम्नलिखित थे। आपको इस प्रकार से व्यवस्थित जमा करके उत्तर लिखना। पहला जो कारण है, अंग्रेज राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे गए, यानी कि जो अंग्रेज़ थे हमारे यहाँ पर जो देसी रियासतें थी, ठीक है ना, राज्य थे, उनके आंतरिक मामलों में वो क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लग गए और उन्होंने राजाओं को प्रभुसत्ता से वंचित कर दिया। राजाओं को उनकी जो पावर था उनको पावर से हटा दिया गया और जो पावर थी राज्य की जितनी भी, ठीक है ना, प्रशासनिक राजनीतिक दृष्टि से जो थे अंग्रेज शक्तिशाली हो गए थे। तो कुल मिलाकर के इसको हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो राजाओं का जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों के अंदर वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और राजाओं की शक्ति को क्षीण करके शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। तो राजाओं का अंग्रेजों के प्रति असंतोष या द्वेष की भावना उनमें उत्पन्न हो गई। उसके बाद जो दूसरा कारण है, निसंतान राजाओं को गोद लेने संबंधी मामलों में हस्तक्षेप के कारण राजाओं में असंतोष का भाव या पैदा हो गया। राजा महाराजा जो जिनकी संतान नहीं होती है वो क्या लेते थे, गोद लेते थे, ठीक है। तो गोद लेने के जो कानून थे उनमें इन्होंने क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। तो राजाओं में जो राजा थे अंग्रेजों के प्रति उनसे क्या हो गई, द्वेषता या असंतोष का भाव राजाओं में उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों से वो नाराज हो गए गोद लेने वाले कानून में परिवर्तन करने के कारण। तीसरा कारण है, राजस्थान में अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों के कारण जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष पैदा हो गया। अंग्रेज अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके कारण यहाँ की जनता में क्या हो गया, असंतोष अंग्रेजों के प्रति उत्पन्न हो गया। चौथा कारण है, अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गई और आर्थिक शोषण के कारण अंग्रेजों के प्रति असंतोष पैदा हो गया। यानी कि जो अंग्रेजों की कंपनी थी वो क्या करने लग गई, हमारे यहाँ की जो देसी रियासतें थी, राज्य थे, उनके आर्थिक मामलों में क्या करने लग गई, हस्तक्षेप करने लग गई और हमारा आर्थिक शोषण करने लग गई। वो क्या करने लग गई, आर्थिक शोषण करने लग गई। इस कारण अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। उसके बाद पांचवा कारण है, सामंत अपनी दुखद स्थिति का कारण अंग्रेजों को ही मानते थे। अंग्रेजों के प्रति उनमें रोष था। सामंत जो राजाओं के नीचे होते थे, सामंत, वो जो थे अंग्रेजों से काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उनको दुखद स्थिति में पहुंचा दिया था अंग्रेजों ने। छठा कारण है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग, जो एनफील्ड राइफल्स थी उसके अंदर जो कारतूस बनते थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से ये 6 कारण हुए। कितने कारण हुए, 6 कारण हुए। इन 6 कारणों की वजह से राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी। ये 6 कारण आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, केवल मॉडल पेपर में नहीं, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपराध की जांच करने में, किसकी जांच करने में, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो आप सभी को पता ही है, जहां पर कोई दुर्घटना हो जाती, कोई चोरी डकैती या कोई भी मर्डर, रेप केस, किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस किस प्रकार से काम करती है हम सब परिचित हैं, ठीक है। तो देखिए पहला काम है, अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल हम जानते हैं। उसके बाद दूसरा, पुलिस का कार्य FIR दर्ज करना, प्राथमिकी, ठीक है ना, दर्ज करना, FIR दर्ज करना और गवाहों के बयान लेना पुलिस का कार्य है। आवश्यक सबूतों को इकट्ठा करना, ठीक है ना, किसी भी दुर्घटना से संबंधित जो आवश्यक सबूत है उनको इकट्ठा करने का काम भी पुलिस का है। और चौथा है, आवश्यक अनुसंधान करना, अपराधियों तक पहुंचना,
ठीक है ना, किसी घटना के जो वास्तविक अपराधी कौन है उन तक पहुंचना, और जो भी उस अपराध से संबंधित अनुसंधान है, जो भी जांचें करनी है, वो सब कुछ जांचें पुलिस करती है। पांचवा पुलिस का जो कर्तव्य है, दायित्व, भूमिका है, वो इस प्रकार से है। अपराधियों पर आवश्यक धाराओं का प्रयोग करके उन्हें कोर्ट में पेश करना है। छठा है, आमजन में विश्वास पैदा करना, अपराधियों में डर पैदा करना। ये 6 के 6 कार्य पुलिस के हैं। उसके बाद 21वां जो प्रश्न है, ऊर्जा अथवा शक्ति के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी का वर्णन कर लीजिए। गैर परंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, परमाणु ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा आती है, ज्वारीय ऊर्जा आती है, बायोगैस आती है। ये 6 ऊर्जा के जो स्रोत है ये सभी गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा में सूरज की ऊर्जा से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को बदल करके पवन ऊर्जा, ठीक है, उससे पवन चक्की चला करके हम ऊर्जा को बदलते हैं। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम के द्वारा हम बिजली का निर्माण करते हैं। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारभाटा से उत्पन्न ऊर्जा। और बायोगैस, जैविक अवशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं। खाना पकाने में, विद्युत उत्पादन करने में ये सर्वोत्तम ईंधन है। इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छी तरह से याद कर ले हुए, ठीक है ना, मैंने शॉर्टकट में आपको हिंट दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न, भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधि को स्पष्ट कीजिए। भूस्खलन का अर्थ होता है सामान्य रूप से सेल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन को भूस्खलन कहते हैं। ये बाढ़ से, भूकंप से, ज्वालामुखी के कारण भूस्खलन की जो क्रिया हो सकती है। भूस्खलन को रोकने की विधियाँ कौन कौन सी है, तो पहली विधि है अधिकाधिक बहुवर्षीय वृक्षों का रोपण करना, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, पहाड़ी क्षेत्रों की तलहटी में खनन कार्य नहीं करना, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण के उपाय करना, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में विस्फोट नहीं करना, आवास का निर्माण नहीं करना। इस प्रकार से आज मैं अभी इसके कुछ ही समय बाद में इसका पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये जो है प्रश्न 21 तक आपको 22 तक प्रश्न मिल गए। यहाँ पर 21 डबल बार मैंने लिख दिए हैं, तो 22 तक आपको प्रश्न मिल गए। 27 प्रश्न टोटल है, तो 5 प्रश्न मैं तैयार करके अभी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आप इन 22 प्रश्नों को फटाफट पढ़ लीजिए, और मैं अगर आपका प्यार मुझे और मिला तो मैं एक मॉडल पेपर और बना करके आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ताकि आपके संडे जो के दिन परीक्षा है वो अच्छी तरह से हो जाए। जय हिंद, जय भारत। फटाफट आप इन पूरे पेपर का एनालिसिस कर लीजिए।